शुरुआत पाकिस्तान की साजिश के एक्सक्लूसिव खुलासे के साथ, और ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट देखने के बाद आप पहचान पाएंगे कैसे मुनिर एंड कंपनी एक बार फिर एक्सपोज हो चुकी है। पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स साजिश के नए रूट की तस्वीर में दिखाता हूं आपको। ये मैप आप देख रहे हैं, इधर ये पाकिस्तान का इलाका, इधर जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, नेपाल और बिहार। अब मैप पर ये सारी तस्वीरें मैं क्यों दिखा रहा हूं, अब इसका जरा पूरा आप बारीकी समझिए। जम्मू और पंजाब में जो दोनों स्टेट आप ऊपर देख रहे हैं, यहां एजेंसी की सख्ती हुई, एजेंसी ने एक्शन किया और पाकिस्तान के मंसूबों को मिट्टी में मिलाया गया। पाकिस्तान अब नेपाल बॉर्डर के रास्ते, ये रास्ता बंद किया गया, तो पाकिस्तान अब नेपाल बॉर्डर के रास्ते उत्तर प्रदेश और बिहार में टारगेट फैलाने की कोशिश कर रहा था। ड्रग साजिश थी, ड्रग साजिश पाकिस्तान कर रहा था वाया नेपाल, और इसका मास्टरमाइंड कौन था? इसका मास्टरमाइंड था आईएसआई। हिंदुस्तान में आईएसआई इसी साजिश के लिए नेपाल बॉर्डर के कई इलाकों को टारगेट करना शुरू कर चुका। पाकिस्तान अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार के बॉर्डर पर मौजूद अपराधियों को हार कर रहा है, उनको मोहरा बना रहा है और भारत को नशाखोरी की तरफ झोंकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस पूरे नेक्सस को कैसे ट्रैक किया गया, कैसे डिटेक्ट किया गया और कैसे डिस्पोज किया गया, उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। ड्रग्स का नापाक जाल, यूपी टारगेट वाया नेपाल। ड्रग्स सिंडिकेट का नया रास्ता, जी मीडिया पर बड़ा खुलासा। ड्रग्स सिंडिकेट को बेनकाब करती इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर यूपी के महाराजगंज से पकड़े गए ड्रग्स के बड़े खेप की है। आरोपी का नाम है मोहम्मद इद्रिस अंसार, जो महाराजगंज के रास्ते यूपी में नशे का जाल फैलाने की फिराक में था, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। वहीं बिहार की राजधानी तक नशे की खेप पहुंच तो गई, लेकिन आरोपी और ड्रग्स दोनों दबोच लिए गए। नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के इलाके नशा तस्करों का नया रूट बन चुका है। ऐसा क्यों है, इसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले यूपी के उन इलाकों को देखिए जहां से पाकिस्तान की ड्रग्स साजिश को देश में एंटर कराने की लगातार कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में महाराजगंज का सोनोली बॉर्डर इलाका, बलरामपुर, बहराइच में रुईडीहा बॉर्डर और लखीमपुर खीरी गौरीफंटा बॉर्डर ड्रग तस्करी के मुख्य संवेदनशील इलाके हैं, जहां से इस तस्करी नेटवर्क के तार नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार तक जुड़े हैं और साजिश पाकिस्तान से हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश, हर पैंतरे और छल के लिए योगी फोर्स भी पूरी तरह मुस्तैद है। यूपी की योगी सरकार न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रही है, बल्कि पड़ोसी मुल्क की जहरीली साजिश का भी फन कुचल रही है। पिछले 5 साल के आंकड़ों पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में 5,000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग पकड़ी गई है। 2,82,000 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत 50,282 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 57,965 तस्कर और आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, 382 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त और कुर्क की गई है। नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में पाकिस्तान के जरिए जो ड्रग्स है वो सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय रहते योगी फोर्स ने नेपाल बॉर्डर से सटे सभी इलाकों में जो चौकसी है वो बढ़ा दी है। स्पेशल पुलिस फोर्स जो है वो वहां पे तैनात की गई है और सभी आने जाने वालों की चेकिंग की जा रही है। पाकिस्तान का जहर वाया नेपाल यूपी के साथ साथ बिहार को भी टारगेट कर रहा है। नेपाल से सटे बिहार के बॉर्डर एरिया जैसे रक्सौल, सीतामढ़ी, किशनगंज और अररिया इन मादक पदार्थों के प्रवेश द्वार बन चुके हैं। ड्रग्स, हथियार और जाली नोट सप्लाई के लिए बिहार नेपाल बॉर्डर के इलाके आईएसआई और इंटरनेशनल सिंडिकेट्स की बड़ी पसंद है। पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क नेपाल की खुली और पोरस बॉर्डर का फायदा उठाकर बिहार के रास्ते देश के दूसरे हिस्सों में ड्रग्स भेजने की फिराक में रहते हैं। पाकिस्तान के गोल्डन क्रिसेंट इलाके से अफीम और हेरोइन जैसी सिंथेटिक ड्रग्स को पहले हवाई मार्ग या अन्य रास्तों से नेपाल पहुंचाया जाता है। इसके बाद इसे भारत की सीमा में धकेला जाता है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, किशनगंज, सुपौल का जो इलाका है उसके बॉर्डर से ये ड्रग तस्करी होती है, जिसमें कि नेपाल के जो कोशी प्रांत है उस इलाके से ड्रग
तस्कर आते हैं और यहाँ से सीधे बिहार आते हैं और बिहार से ये ड्रग जो है पूरे देश में फैलाया जाता है। ये हैं यूपी और बिहार में नेपाल से पाकिस्तानी साजिश के जोर पकड़ने की असल तस्वीरें। ये जम्मू में नशा तस्करों के खिलाफ अभियान की एक छोटी सी तस्वीर है। जम्मू में पाकिस्तान परस्त ड्रग सिंडिकेट और नशा तस्करों के खिलाफ 100 दिन के महाअभियान ने पाकिस्तानी साजिशों की कमर तोड़ दी है। हाल ही में कई सारे ऐसे ड्रग तस्कर पकड़े गए हैं जो लगातार पाकिस्तान से आई हुई ड्रग्स को यहां पर छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे और इस पैसे का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आतंकवाद में किया जाता था। तो साफ तौर पर नशा मुक्ति अभियान की कार्रवाई कहीं ना कहीं पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों और उसके द्वारा चलाए जा रहे पूरे नेटवर्क पर एक बड़ा प्रहार यहाँ पर कर रही है। यानी पाकिस्तान के अपने दरवाजे बंद हुए तो उसने भारत के दूसरे पड़ोसियों की दीवारों पर सेंध लगाकर हिंदुस्तान को निशाना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ भी कामयाबी नहीं मिल रही है और ड्रग का नेपाल मॉड्यूल भी पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश पुलिस एक तरफ नशा तस्करों की साजिश को नाकाम कर रही है तो दूसरी तरफ अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है। फिरोजाबाद में रेपिस्ट मौलाना का योगी फोर्स की बुलेट से सामना हुआ, जिसके बाद वो अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहा। तो कई इनामी बदमाश और लुटेरे यूपी पुलिस के बुलेट ट्रीटमेंट के बाद सलाखों के पीछे पहुंचाए गए। गोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। फिरोजाबाद में रेपिस्ट मौलाना का बुलेट ट्रीटमेंट हो गया। शाहजहांपुर में गुड्डू के गुनाहों का हिसाब हो गया। मुजफ्फरनगर में शातिर लुटेरा आदिल का हाफ एनकाउंटर हुआ। औरैया में 25,000 के इनामी का योगी फोर्स ने इलाज कर दिया। मथुरा में 20,000 का इनामी हम्बीर भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अपराध चाहे किसी भी जिले में हो, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, योगी फोर्स से बचना मुश्किल है। यूपी में फिरोजाबाद से शाहजहांपुर, मुजफ्फरनगर से औरैया और मथुरा तक अपराधियों पर योगी फोर्स ने शिकंजा कसा। अलग अलग जिलों में इनामी अपराधी, रेप के आरोपी और लुटेरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। योगी राज में बेटियों के दुश्मनों का बुलेट से हिसाब किया जाता है, लेकिन ये बात फिरोजाबाद का मौलाना भूल गया था। योगी फोर्स ने नाबालिग से रेप के आरोपी मौलाना जाकिर हाफिज का बुलेट ट्रीटमेंट कर दिया। पुलिस के मुताबिक 7 जून को मस्जिद में पढ़ने आई किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के बाद ये मौलाना फरार था। लेकिन जब इस मौलाना की खबर पुलिस को मिली तो उसकी घेराबंदी की गई, लेकिन आरोपी मौलाना ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मौलाना के पांव में पीतल ठोक दिया। मौलाना के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। आज सूचना ये मिली कि ममता डिग्री कॉलेज के पास अंडरपास के पास ये खड़ा है और किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहा है और भागने की तैयारी है। इस सूचना पे रामगढ़ पुलिस ने यहाँ तत्काल गर्दी दी है। पुलिस को देखते इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया। प्रशासन ने पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर भेजा गया है, जहाँ पुलिस अवस्था में इसका इलाज चल रहा है। शाहजहांपुर में 1 साल की मासूम से हैवानियत करने वाले आरोपी गुड्डू का भी पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। बच्ची से दुष्कर्म के बाद फरार आरोपी गुड्डू को पुलिस ने देर रात मैलानी रोड पर घेर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई मुठभेड़ में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। घायल आरोपी अस्पताल में भर्ती है, जबकि गंभीर हालत में पीड़ित बच्ची का भी इलाज चल रहा है। वहीं औरैया में पुलिस हत्याकांड के वांटेड 25,000 के इनामी बदमाश टिल्लू उर्फ ऋषभ भी योगी फोर्स की बुलेट का शिकार हो गया। दरअसल चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाश को रोकने का इशारा किया, लेकिन उसने भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के बाद पुलिस ने टिल्लू को दबोच लिया। साफ है कि यूपी में अपराधी बड़ा हो या छोटा, हर किसी पर योगी फोर्स का हंटर चल रहा है और हर अपराधी का बुलेट से हिसाब हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा आगे रही और अब इस दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया। 3 तलाक पीड़िताओं, एसिड अटैक सर्वाइवर्स और निराश्रित महिलाओं को घर, इलाज और सरकारी योजनाओं का लाभ देने की तैयारी। जिसके बाद सवाल है कि क्या महिला कल्याण की ये नीति 2027 के चुनाव में बीजेपी के लिए नया वोट बैंक साबित होगी? उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा योगी सरकार का सबसे बड़ा मिशन है। महिला सशक्तिकरण को विकास का आधार माना जाता है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की 3 तलाक पीड़िताओं, एसिड अटैक सर्वाइवर्स और निराश्रित महिलाओं को बड़ी सौगात दी है।
योगी सरकार की योजना है कि जिन महिलाओं के पास अपना घर नहीं है उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। इतना ही नहीं, इन महिलाओं को और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से भी जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और इलाज की सुरक्षा मिल सके। जितनी स्कीमें चली हैं उसके मूल में महिलाएं हैं, चाहे उजाला स्कीम है, उज्ज्वला स्कीम है, घरौदी स्कीम है, आवास देने की योजना हो, शौचालय देने की योजना हो और बीमार पड़ने पे 5 लाख मुफ्त में दवाई की योजना है। भारतीय जनता पार्टी हर बार नई योजना लाती है। इलेक्शन सर पर है, पिछले 5 सालों में कोई काम तो किया नहीं है उन्होंने, तो हर बार ऐसी योजना लाती है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मगर इनकी जितनी भी आज तक के वादे थे वो एक भी पूरे नहीं हुए। यूपी महिला कल्याण विभाग ने 3 तलाक पीड़िताओं, एसिड अटैक सर्वाइवर्स और निराश्रित महिलाओं का डाटा जुटाने का काम शुरू कर दिया है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिल सके। महिला कल्याण विभाग लाभार्थियों का वेरिफिकेशन डिटेल तैयार कर रहा है। इसके बाद महिलाओं की पहचान कर उन्हें अलग अलग योजनाओं से जोड़ा जाएगा। मकसद है कोई भी जरूरतमंद महिला केवल जानकारी के अभाव से सरकारी सहायता से वंचित न रह जाए। इसके लिए विभागों के बीच तालमेल भी बनाया जा रहा है। योगी सरकार का मानना है कि केवल कानून बनना ही काफी नहीं है। समाज में उन ट्रिपल तलाक महिला और एसिड सर्वाइवर महिलाओं को आत्मनिर्भर और उनका आत्मसम्मान दिलाना भी जरूरी है। और यही वजह है कि अब योगी सरकार इन एसिड सर्वाइवर महिलाएं और ट्रिपल तलाक से पीड़ित महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं में प्राथमिकता लाने जा रही है, जिससे उनका आत्मसम्मान बना रहेगा और वो आत्मनिर्भर भी हो जाएंगी। दरअसल योगी सरकार लगातार महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाओं का विस्तार कर रही है। बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक, शादी से लेकर आर्थिक सहायता तक और सुरक्षा से लेकर आत्मनिर्भरता तक हर चरण पर सरकार अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता दी जा रही है। हाल के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक लाखों बेटियां इस योजना से जुड़ चुकी हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत करोड़ों रुपए सीधे महिलाओं के खाते में भेजे जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि लाखों महिलाएं इसका लाभ ले रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मिशन शक्ति अभियान को सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानती है। एंटी रोमियो स्क्वाड, पिंक पेट्रोलिंग, महिला हेल्प डेस्क और विशेष सुरक्षा अभियानों के जरिए महिला सुरक्षा का संदेश देने की पूरी कोशिश की गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये योजनाएं 2027 में चुनावी गेम चेंजर बन सकती हैं? क्योंकि यूपी के पिछले चुनावों में महिला वोटिंग प्रतिशत लगातार बढ़ा है। ऐसे में जिस दल के साथ महिला मतदाता मजबूती से खड़ी होती है, उसे सीधा चुनावी लाभ मिल सकता है। यही वजह है कि बीजेपी महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि एक मजबूत राजनीतिक आधार के तौर पर भी देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात इंसाफ के नए हथियार की, जो लगातार काम करता रहा है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और देश के अलग अलग राज्यों में उसका एक्शन दिखा। बुलडोजर, नशा तस्कर हो, हिस्ट्री शीटर हो, कब्जा माफिया हो, सबका इलाज कर रहा है। ये कार्रवाई सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हर जगह ये कार्रवाई नजर आ रही है। नशा तस्कर, हिस्ट्री शीटर, कब्जा गैंग, सबका एक ही इलाज, बुलडोजर। ये 3 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अपराध और अपराधी कोई भी हो और कहीं का भी हो, बुलडोजर सभी को सबक सिखाता है। बुलडोजर का सबसे पहला प्रहार हरियाणा के जिंद में नशा तस्करों पर देखिए, जहां 1, 2 या 5, 10 नहीं बल्कि एक साथ 27 नशा तस्करों के घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिए गए। हरियाणा की सैनी सरकार ने पहले ही ऐलान किया था कि नशा छोड़ो या कार्रवाई झेलो, जिसके बाद जींद पुलिस ने चमेला कॉलोनी में नशा तस्करों के 27 घरों को चिन्हित किया और एक एक कर सब पर पीला पंजा चला दिया। इस दौरान नशा तस्करों के साथ उनके परिवार वाले भी रो रो कर माफी मांगते नजर आए। हम तो ठीक है, मेरा भाई ने गुनाह करी थी, मेरा बहुत तौलिया मारा निशा लगली, आगे से हम कुछ नहीं करेंगे। मेरा भाई लग की भी जिम्मेवारी ले, मेरे परिवार लग की जिम्मेवारी ले जी, मैं पूरे परिवार की जिम्मेवारी ले। नशा तस्कर पर ऐसी ही कार्रवाई जम्मू के बिशराह इलाके में हुई, जहां लोकल पुलिस प्रशासन ने मिलकर नशा तस्कर फरमान अली के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया।
दरअसल जम्मू कश्मीर में 100 दिन का नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और ये बुलडोजर कार्रवाई उसी की बानगी है। नशा तस्कर के बाद बुलडोजर का अगला शिकार बना बीकानेर का हिस्ट्री शीटर, जिसके अवैध निर्माण पर प्रशासन ने पीला पंजा चला दिया। ये बुलडोजर एक्शन बीकानेर के हिस्ट्री शीटर कालू के मकान पर हुआ, जो सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था। अब देखिए पिछले 24 घंटे में अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें, जो दिल्ली से लेकर यूपी और एमपी के शहरों से आई। दिल्ली में छतरपुर के एक अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल को ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि इसका नक्शा एमसीडी ने पास नहीं किया था, फिर भी इसका निर्माण कार्य जारी था। वहीं यूपी के आगरा में भी नक्शे की मंजूरी के बिना बनाई जा रही पूरी कॉलोनी को ही ध्वस्त कर दिया गया, जबकि एमपी के सूरजपुर में वन विभाग की जमीन पर बने 2 मकानों को जमींदोज किया गया। लेकिन बुलडोजर की सबसे बड़ी और लंबी कार्रवाई संभल में जारी है, जहां पिछले 1 साल से अवैध मस्जिद, मदरसे और मजार का ध्वस्तीकरण जारी है। आज भी संभल के दौलतपुर खां के गांव में एक ईदगाह की अवैध बाउंड्री और कोठरी पर बुलडोजर चला, क्योंकि इसे ईदगाह कमेटी ने सरकारी रास्ते पर कब्जा कर बनाया था। मगर प्रशासन का पीला पंजा एक बार फिर हरकत में आया और अवैध कब्जा मुक्त कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बुलडोजर नीति के बाद अब बात बंगाल की राजनीति की। अटूट मानी जाने वाली ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस आज एक बड़े राजनीतिक संकट से गुजरती हुई दिखाई दे रही। बगावत हो रही, इस्तीफे हो रहे, कांग्रेस में विलय की अटकलें हैं। सवाल सिर्फ पार्टी के भविष्य का नहीं है, सवाल ममता बनर्जी की राजनीतिक पकड़ का भी है। सवाल यह भी है कि क्या टीएमसी इस संकट से उबर पाएगी। सवाल यह भी है कि क्या बंगाल की राजनीति में एक बड़े बदलाव की पटकथा लिखी जा रही है। कभी बंगाल की राजनीति में अजय माने जाने वाली तृणमूल कांग्रेस आज अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजरती हुई दिखाई दे रही है। 80 विधायकों वाली पार्टी में 58 विधायक अलग गुट के साथ बताए जा रहे हैं, जबकि 28 सांसदों में से 20 सांसद भी बागी खेमे में नजर आ रहे हैं। अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो टीएमसी के लिए सिर्फ राजनीतिक झटका नहीं, बल्कि अस्तित्व का संकट बन सकता है। जादवपुर से सांसद सायोनी घोष, माला राय, मिताली बाग और प्रतिमा मंडल ऐसे कई नाम हैं जिन्हें बागियों की लिस्ट में शामिल बताया जा रहा है। यानी वो नेता जो कभी ममता बनर्जी के भरोसेमंद चेहरों में गिने जाते थे, अब पार्टी नेतृत्व से दूरी बनाते दिखाई दे रहे हैं। कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नाड़ी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। दरअसल लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टियों को जब हार मिलती है तो संगठन के भीतर आपसी मतभेद और असंतोष बाहर आने लगते हैं। टीएमसी भी शायद इसी की शिकार है। और ममता को सबसे ताजा झटका है सुष्मिता देव का इस्तीफा और असम के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात। सुबह मैंने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दिया और जिस राज्यसभा आसन का सीट पे मैं थी, आप लोगों को पता है, वो तृणमूल कांग्रेस ने दिया था, तो अगर पार्टी छोड़ा तो सीट छोड़ना तो तय है। सुष्मिता देव का इस्तीफा टीएमसी के लिए सिर्फ एक सांसद का जाना नहीं, बल्कि उस संदेश की तरह देखा जा रहा है जो पार्टी के भीतर बढ़ती बेचैनी को बता रहा है। उधर बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि टीएमसी अब टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस में शामिल होगी टीएमसी। ये कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह भी है। कल ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और आज टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी दिल्ली में राहुल गांधी से मिले। मुलाकात की तस्वीरों के साथ ही अटकलों का बाजार गर्म हो गया। दावा तो यहाँ तक किया गया कि सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से कहा कि वो टीएमसी का विलय कर दें, इसके बदले में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा उनके भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी को भी कांग्रेस पार्टी में महासचिव का पद दिया जाएगा। और आज अभिषेक बनर्जी ने जब राहुल गांधी से मुलाकात की तो इस दावे को और भी हवा दे दी। और जिन्होंने ममता के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक रखा है, उन्होंने भी इन कयासों को बल दे दिया। टीएमसी से निकाले गए रिजू दत्ता ने एक्स पर पोस्ट किया कि ममता दीदी के पास टीएमसी का कांग्रेस में विलय ही आखिरी विकल्प बचा है। और अब जब चर्चा जोरों पर है तो इशारा इंडिया गठबंधन की ओर किया जा रहा है। मैंने देखा कि ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से बहुत कतराती थी, गुस्सा आता था, लेकिन जब संकट में आ गई, जब उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया,
तब सबसे पहले उनको कांग्रेस की याद आई। राजनीतिक सच्चाई ये भी है कि किसी भी पार्टी की असली परीक्षा सत्ता में नहीं, विपक्ष में आने के बाद शुरू होती है, और आज वही परीक्षा ममता बनर्जी की है। देखिए, टीएमसी हर स्तर पर टूट रही है, वहाँ से लोग भागना चाहते हैं, मजबूरी में टूटे थे। दूसरा है कि कोई लोकतंत्र नहीं उस पार्टी में, कोई संविधान नहीं, कोई विचारधारा नहीं है, तो परिवारवाद से लोग बचना चाहते हैं, इसलिए अलग से पार्टी खड़ा कर रहे हैं। टीएमसी पार्टी तो टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। पार्टी किसी सिद्धांत पे तो चलने वाली पार्टी नहीं थी। ये तो गुंडागर्दी, जितने तुलाबाज, घूसखोर, कमीशनखोर और जितनी तरह की बदमाशियां हो सकती थी उनके ऊपर चलने वाली पार्टी थी। अभी तो 40 दिन भी नहीं हुए हैं और पार्टी का यह हालत हो गया है। ममता बनर्जी का राजनीतिक इतिहास बताता है कि उन्होंने हर संकट से लड़कर वापसी की है, लेकिन इस बार चुनौती अलग है। इस बार लड़ाई बीजेपी से पहले अपनों को साथ रखने की है। इस बार चुनौती विपक्ष की नहीं, संगठन की है। और फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि टीएमसी कब तक एकजुट रह पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर 12 साल पूरे हो चुके हैं। 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 9 जून 2024 को तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। नरेंद्र मोदी ने 10 जून को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। आज उनके कार्यकाल में 4399 दिन पूरे हो चुके हैं। इसके पहले रिकॉर्ड था पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास। वो निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर 4398 दिनों तक इस पद पर रहे। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हुई। उस बैठक में मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में खड़े होकर तालियां बजाईं और एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। प्रधानमंत्री मोदी की इस उपलब्धि पर पूरे देश में एनडीए और भाजपा के नेता, भाजपा के सांसद, केंद्रीय मंत्री मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। नया रिकॉर्ड बनने के बाद दुनिया भर से बधाई संदेश भी आ रहे हैं। बारह साल, 4380 से ज्यादा दिन, एक ऐसा राजनीतिक सफर जिसने हिंदुस्तान की सियासी दिशा और दशा दोनों बदल दी। 2014 में दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी अब भारतीय राजनीति के सबसे लंबे समय तक लगातार इस पद पर बने रहने वाले पीएम की लिस्ट में टॉप पर आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार 3 लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाई। यही वजह है कि मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष प्रस्ताव पारित कर इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की तालियां, विशेष प्रस्ताव का सम्मान और सत्ता के 12 साल, ये सिर्फ एक कार्यकाल की कहानी नहीं बल्कि वो पॉलिटिकल रिकॉर्ड है जिसने भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी को एक अलग अध्याय बना दिया है। 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2026 को 4399 दिनों का आंकड़ा छू लिया और इस मामले में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। खास बात यह है कि ये रिकॉर्ड लगातार कार्यकाल का है। इस सूची में नेहरू दूसरे, इंदिरा गांधी तीसरी और मनमोहन सिंह चौथे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में अटल बिहारी वाजपेयी 5वें और राजीव गांधी 6ठे नंबर पर हैं। पीएम मोदी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर विदेशों से भी बधाई आ रही है। वहीं देश में जगह जगह पूजा पाठ और हवन हुए। इतना ही नहीं, कई बीजेपी नेताओं और सांसदों ने भी पीएम मोदी की दीर्घायु के लिए मंदिर में मत्था टेका। निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में ये कीर्तिमान है, सबसे लंबा अवधि काल जो अभी जारी है। और जिस प्रकार से गत 10-12 वर्षों में भारत का मान सम्मान देश विदेश में बढ़ा है। आज विशेष दिन इसलिए है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। 2014 से 2026 तक जिस तरीके से उन्होंने निर्विघ्न भारत के प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा की है, इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का
भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। जाहिर है मौका बड़ा है, उपलब्धि ऐतिहासिक है, इसलिए भारत मंडपम में जश्न भी भव्य है। एक ऐसा पड़ाव जिसने भारतीय राजनीति के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। समर्थकों के लिए ये गर्व का क्षण है तो पार्टी के लिए अपने नेतृत्व और जन समर्थन का उत्सव। इस उपलब्धि को सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं बल्कि एक राजनीतिक मील का पत्थर माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो अपने कब्जे वाले इलाके में मौत का खूनी खेल खेल रहा है। अपने कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान की सेना जो कर रही है उसकी निंदा पूरी दुनिया में हो रही है। पीओके मूवमेंट से जुड़े तमाम लोग विदेशों में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना की क्रूरता बावजूद इसके जारी है। पीओके के लोग पाकिस्तानी सेना के सामने सीना तान कर खड़े हैं, खुलेआम नारे लग रहे हैं कि पाकिस्तान में हर हाल में अब हम आजादी लेकर रहेंगे। जमीन पर कब्जा, लोगों पर हमला। हेलीकॉप्टर ऊपर घूम रहे हैं और आवाम को देखें, आपके जुनून में आवाम सारी जा रही है आगे नाला को। डर जब हद से पार हो जाए तो बगावत बन जाती है, और जब तख्त तानाशाह बन जाए तो जान लेने पर उतारू हो जाती है। और यही हो रहा है पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में। पीओके में भूख, गरीबी, जुल्म की इंतहा अब सड़कों पर बगावत के सैलाब में तब्दील हो चुकी है। गुर्बत से मर रही आवाम ने अब मरने के साथ साथ मारने की भी कसम खा ली। पाकिस्तान की सेना जिस तरह 2 दिनों से खून बहा रही थी, अब उनके सामने सीना तान के आवाम खड़ी हो गई है। पाकिस्तान की सेना फायरिंग कर रही है तो प्रदर्शनकारी गोलियों की परवाह किए बिना सीना तान उनके आगे खड़े हो रहे हैं। ये सेना न सिर्फ निहत्थी भीड़ पर गोलियां बरसा रही है बल्कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भी नहीं बख्श रही। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक चुके जेएसी नेताओं ने मुजफ्फराबाद कूच का आह्वान किया है। इसके लिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। ये भीड़ न सिर्फ पाकिस्तान से आज़ादी मांग रही है बल्कि पाकिस्तान के हुक्मरानों से पूछ रही है कि बताओ, हम निहत्थे लोग दहशतगर्द हैं या तुम जो सीधे सीने में गोली उतार रहे हो। पीओके के इस आंदोलन ने पाकिस्तानी हुक्मरानों से वो सवाल पूछ दिए जिसका जवाब देने का मतलब है दुनिया के मंच पर पाकिस्तान का नंगा हो जाए। आखिर खैबर से लेकर सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में जिस तरह पाकिस्तानी सेना अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रही है, उसे दहशतगर्दी नहीं कहें तो क्या कहें। अब पीओके के साथ 4 प्रांतों की जनता भी जाग गई है। अब तो पाकिस्तान की दहशतगर्द सरकार को जाना ही होगा, क्योंकि पीओके से लेकर यूरोप तक पाकिस्तानी सेना के खूनी खेल की मजम्मत शुरू हो चुकी है और ये क्रांति अब बंदूक के बल पर रोकी नहीं जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान अपने लोगों पर जुल्म तो ढा ही रहा है, पड़ोसी अफगानिस्तान पर क्रूरता भी कर रहा है। इस बार अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से वो पंगा लिया जो उसके वजूद को भी मिटा सकता है। जब जब जंग के मैदान में पाकिस्तान को शिकस्त मिलती है, जब जब मुनीर की सेना पिटती है, तब तब ये कायर देश मासूमों के खून से होली खेलता है। मंगलवार की देर रात पाकिस्तान ने अपनी उसी घिनौनी और बुज़दिल फितरत का प्रदर्शन एक बार फिर किया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखकर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान की हवाई सीमा का सरेआम उल्लंघन किया और रिहायशी इलाकों पर बम बरसा। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस क्रूर हमले की पुष्टि करते हुए पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का काला चेहरा बेनकाब कर दिया है। अफगानिस्तान के कुनार, खोस्त, पख्तीता प्रांतों में पाकिस्तानी वायुसेना ने आधी रात को धोखे से एयर स्ट्राइक की। तालिबान सरकार के मुताबिक इस नरसंहार में 11 मासूम बच्चों समेत कई लोगों की जान चली गई, जबकि कई महिलाएं जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं। ये कोई सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि सीधे सीधे निर्दोषों का कत्लेआम है जिसे पाकिस्तान ने अंजाम दिया है। आंकड़े गवाह हैं कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान की ऐसी ही कायरतापूर्ण सैन्य कार्रवाइयों में सैकड़ों अफगान नागरिकों की जान जा चुकी है। इससे पहले मार्च में भी काबुल पर हुए हमले में 269 लोगों की मौत का दावा किया गया था। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान सरकार तहरीके तालिबान पाकिस्तानी यानी टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA जैसे संगठनों को, हालांकि तालिबान इन आरोपों को बार बार
सिरे से खारिज करता है। सच तो ये है कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी नाकामी और अपनी फौज की बुजदिली को छिपाने के लिए अफगान सरजमी पर नरसंहार कर रहा है। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जलते हुए अंगारों पर पैर रख दिया है। जानकारों की माने तो पाकिस्तान की इस ताजा बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और सुपर पावर रूस के बीच हुआ ऐतिहासिक सैन्य समझौता, जिसके तहत रूस अफगानिस्तान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देगा। साथ ही तालिबान की सेना को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। यही नहीं, घातक हथियारों को अपग्रेड करने में मदद करेगा। दोनों देश सैन्य मैन्युफैक्चरिंग और तकनीक का लेन देन भी करेंगे। साथ ही साथ सोवियत काल के हथियारों की मरम्मत भी करेगा। इस डील के बाद से ही इस्लामाबाद के हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ी हुई है। पाकिस्तान को अच्छे से पता है कि बहुत जल्द रूस से अफगानिस्तान को ऐसे घातक और आधुनिक हथियार मिलने वाले हैं जो चंद मिनटों में पाकिस्तानी सेना का गुरूर खाक में मिला देंगे। रिपोर्ट जी मीडिया। अब बात ईरान की, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास तनाव एक बार फिर बढ़ रहा है। अमेरिकी सेना अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद ईरान के कई ठिकानों पर जवाबी हमले कर चुकी है। इसके रिटेलिएशन में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद फिर सवाल उठा, मिडिल ईस्ट में क्या सीज फायर, कथित सीज फायर जो था, क्या वो अब टूट चुका है? अमेरिका का सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर अपाचे हॉर्मुज में मार गिराया गया है। ये खबर सोमवार को ही आ गई थी, लेकिन अमेरिकी सेना की शुरुआती जांच में ये पता चला कि मुमकिन है हेलीकॉप्टर निगरानी के दौरान हादसे का शिकार हो गया है। लेकिन इस पर जो डिटेल रिपोर्ट सामने आई, उससे पता चला कि अमेरिका का सबसे महंगा और एडवांस हेलीकॉप्टर किसी हादसे का नहीं बल्कि हमले का शिकार हुआ। ईरान ने मार गिराया अपाचे, आग बबूला ट्रंप का डेडली ऑर्डर। मंगलवार की रात से हॉर्मुज में जंगी हाहाकार मचा है। ओसी अपाचे हेलीकॉप्टर पर ईरानी हमले का बदला है। इस वीडियो में आप जो समुद्र के ऊपर आसमान में आग के गोले उठते देख रहे हैं, वो अमेरिकी हमले के हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड को इन हमलों का डायरेक्ट ऑर्डर राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया था। सुप्रीम कमांडर का ऑर्डर मिलते ही सेंटकॉम के लड़ाकू विमानों ने हॉर्मुज के पास तैनात ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और राडार ठिकानों को तहस नहस कर दिया। ईरान के जिन मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में केशम द्वीप, बंदर अब्बास पोर्ट, सिरी और जास्क जैसे सैन्य अड्डे थे। इन सभी टारगेट्स पर एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक किए गए। ईरानी ठिकानों पर इस हमले में अमेरिका ने अपने एडवांस फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। इस हमले को लेकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उस पर गौर करें तो पता चलता है कि ये हमला ईरान को डील से पहले फाइनल वार्निंग की तरह थी। कल हमें कमांडर इन चीफ यानी ट्रंप का ऑर्डर मिला था, जिसके बाद अमेरिकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ रक्षात्मक हमले शुरू किए। यह अभियान ईरान की अन्यायपूर्ण आक्रामकता का उचित जवाब है। यह अमेरिका का वो प्रचंड प्रतिशोध था जिसकी चेतावनी खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास गश्त कर रहे अमेरिकी AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया था।